हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा आ गए हम फिर से नया कुछ लेकर। आज का नया शुरू करने से पहले हम आपको ये बता दें, जैसा कि आप पीछे देख ही रहे हैं कि ये है मैग्नेट ब्रेन्स टेस्ट पेपर सीरीज। ये आपको टोटल 100% फ्री दिया जा रहा है। तो अब आप ये सोच रहे हो कि ये टेस्ट पेपर आपको 100% फ्री मिल रहे हैं, चलो फटाफट देख लेते हैं। बिल्कुल भी परेशान नहीं हुई है। हमारे चैनल यानी मैग्नेट ब्रेन्स पे आपको 100% सब कुछ फ्री मिलता है। ये नहीं कि सिर्फ ये टेस्ट पेपर आपको फ्री मिल रहे हैं। यहाँ पे आपको कोई भी चैप्टर देखना है, कोई टॉपिक देखना है, कोई भी चीज देखनी है, किसी भी क्लास की देखनी है, यानी कि क्लास किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक, हिंदी बोर्ड, आपका स्टेट बोर्ड, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, ओलंपियाड, एनटीएससी, सभी कुछ 100% फ्री मिलता है। इसके लिए आपको कुछ भी पेमेंट नहीं करना पड़ता। हम कभी ऐसा नहीं करते कि हमने 2 वीडियोस आपको दिखाए, उसमें आपने 2 टॉपिक समझ लिए, अब आगे का जब आपको टॉपिक समझना है तो आपसे बोले कि आपको कुछ पे करना पड़ेगा तब आप देख पाओगे। ऐसा कुछ नहीं है। आप कोई भी वीडियो कितनी भी बार जब चाहें देख सकते हैं, 100% फ्री है। अब आते हैं आज के वीडियो पे। आज का वीडियो जैसे आप देख रहे हैं कि ये हमारा टेस्ट पेपर सीरीज है फॉर क्लास 4 to 12 ऑल सब्जेक्ट। तो ये आपको 100% फ्री दिया जा रहा है। क्लास 4 से लेकर 12 तक सभी सब्जेक्ट के ये आपके पर चैप्टर जो है आपका ये टेस्ट पेपर सीरीज इशू किया जा रहा है आपको। तो ये हम क्यों कर रहे हैं? देखिए, आपके बहुत सारे टेस्ट एग्जाम्स होते रहते हैं, तो उस बीच आप रिवीजन भी करते रहते हैं। तो अब आपको एक पल को ये डाउट लगता है, पता नहीं मेरा रिवीजन कंप्लीट हुआ नहीं हुआ, क्या है, मुझे समझ में आया कि नहीं आया। तो बस ये सीरीज ये आपको चेक करने के लिए। अब आप कैसे चेक करोगे? इसमें तो हम आपके लिए आंसर्स भी लेकर आ रहे हैं। नहीं, आपको ये टेस्ट पेपर 2 दिन पहले इसका पीडीएफ इशू करा दिया जाता है। आप इसको हमारे कम्युनिटी पोस्ट पे लिंक डाउनलोड कर सकते हैं। आप पूरे टेस्ट पेपर को, सीरीज को, जितना भी आपके टेस्ट पेपर मिलते जा रहे हैं हर सब्जेक्ट के, आपको 2 दिन पहले, जिस दिन भी सोल्यूशन आएगा उससे 2 दिन पहले आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। उस पीडीएफ को आप सॉल्व करके रखिए। 2 दिन बाद इसका सोल्यूशन लेकर हम आपके पास आ जाएंगे, जैसे आज हम आए हैं सोल्यूशन लेके। तो कौन सा है ये अभी हम बताते हैं। तो आपने अभी तक इसको सॉल्व कर लिया होगा क्योंकि आपको 2 दिन पहले ये मिल चुका है। तो अब ये कौन सा है, क्या है, ये अब हम देखते हैं। तो आज की जो क्लास है वो है हमारी क्लास 9th हिंदी कोर्स A+B, दोनों ही कोर्स के लिए जो व्याकरण आता है, व्याकरण पोर्शन होता है ना जिसमें लेखन कार्य हमारे पास में रहता है, मैं उसकी बात कर रही हूँ। व्याकरण में तो हमारे पास कई टॉपिक हैं, वो तो हम बाद में कराएंगे, लेकिन पहले जो लेखन कार्य रहता है जिसमें बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, आपको लिखनी होती है, तो उसी पोर्शन से लाए हैं अनुच्छेद लेखन और पत्र। आपको ये चीज़ समझनी है कि कैसे पत्र लिखे जाएंगे और कैसे अनुच्छेद लिखे जाएंगे। ये सभी चीज़ें हम आपको समझा चुके हैं, सारी चीज़ों को बताया, फॉर्मेट पूरा, दोनों के ही प्रारूप आपको पूरी तरीके से क्लियर कर चुकी हूँ। और इसी से रिलेटेड आपको टेस्ट पेपर दे दिया था मैंने, आप सभी ने अभी तक कर लिया होगा। तो चलिए चेक करते हैं कि आपने अगर कहीं भी प्रारूप में लिखा तो आपने सही होगा, ये 100% हमें यकीन है, लेकिन प्रारूप में अगर कहीं कोई गड़बड़ी की है तो उसको आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले जो आएगा हमारे पास वो है अनुच्छेद। अनुच्छेद हमारा पहला है साहित्य का महत्व। संकेत बिंदु दिए हुए हैं, साहित्य का सामर्थ्य, देश की वास्तविक स्थिति का सजीव चित्रण, साहित्यकारों द्वारा संस्कृति व सभ्यता को बचाने में योगदान। जैसे हम लोग पहले से निबंध लिखते आ रहे हैं, तो निबंध में क्या होता था, हम हेडिंग्स डाल देते थे, उसके बाद पैराग्राफ चेंज करके इजीली लिखते चले जा रहे थे। ये वैसा नहीं। अनुच्छेद का मतलब है कि आपको पैराग्राफ राइटिंग करनी है, इसकी वर्ड लिमिट आपको दी रहेगी, उसके अंदर कार्य करना है, वर्ड लिमिट के ऊपर नहीं जाना है, ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद आपको, इसमें हमने तो कोई वर्ड लिमिट दी नहीं थी तो उसके लिए आप चिंतित मत होइए, जाहिर सी बात है 100-120 तक का चल जाता है, नो इशू। फिर अब ये जो हमारे पास संकेत बिंदु दिए हैं, ये हेडिंग्स कहीं पे भी अनुच्छेद में मेंशन नहीं होंगी। निबंध में हम हेडिंग्स डालते हैं, लेकिन अनुच्छेद लेखन में कभी भी हेडिंग नहीं डालते हैं, इसको क्लियर रखिएगा। तो फिर ये किस लिए दिए हैं? ये दिए इसलिए हैं कि आपको इन्हीं पॉइंट्स की सहायता से पूरा अनुच्छेद एक्सप्लेन करना है। इसके अलावा आप कहीं और इधर उधर नहीं भटकेंगे।
साहित्य का महत्व बताया गया है। तो यही 3 पॉइंट आप एक्सप्लेन करोगे। कैसे, ये देखते हैं। तो क्या दिया गया है, साहित्य सोते हुए मनुष्य को भी जागृत करने का सामर्थ्य रखता है। यानी कि अगर हम उसको पढ़ें तो हमारे अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो जग जाएंगी। साहित्य कमजोर एवं शोषितों को उत्साहित करने का कार्य करता है। यह साहित्य ही है जिसने कई बार हारी हुई लड़ाइयों को भी जीतने में मदद की है। आप ये चीज़ जानते होंगे, हमने पहले भी आप लोगों को ये चीज़ बताई है कि जब हमारे देश का स्वतंत्रता संग्राम बहुत ज़ोरों से चल रहा था, उस समय सिर्फ जो स्वतंत्रता सेनानी थे उन्होंने ही कार्य नहीं किया, हमारे साहित्यकारों ने भी इसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया है। भले वो लड़ने के लिए सामने ना आए हों, लेकिन उन्होंने अपने साहित्य के माध्यम से लोगों को उत्साहित किया कि वो आए और स्वतंत्रता संग्राम में भाग लें। बहुत से लेखक और कवि ऐसे हैं जो इस कार्य के लिए जेल तक गए हैं। तो ये आप जब अपने साहित्य को पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें आप जानेंगे। जैसे इनमें बहुत ही प्रचलित नाम है भवानी प्रसाद मिश्र जी का, वो बहुत टाइम जेल में रहे थे। कहा भी गया है, साहित्य समाज का दर्पण होता है। साहित्य देश की वास्तविक स्थिति का सजीव चित्रण करता है, जिसे प्रभावित होकर समाज के जागरूक लोग सामाजिक बुराइयों को पहचान कर उनका कारण समझकर तथा उन्हें मिटाने के तरीके ढूंढकर उन्हें समाप्त कर देते हैं। जिस समय भारतीय संस्कृति और सभ्यता को दुष्प्रभावित करने का षड्यंत्र किया जा रहा था, उस समय कबीर दास, तुलसीदास, भूषण, प्रेमचंद, रामधारी सिंह दिनकर आदि साहित्यकारों ने जनता को अपनी रचनाओं के माध्यम से शिक्षित एवं संवेदनशील बनाने का कार्य किया। कि मतलब दूसरे लोग जब हमारे साहित्य को गलत ठहरा रहे थे, बता रहे थे कि इसमें कुछ नहीं है, तब हमारे इन साहित्यकारों यानी कि हमारे इन कवियों और लेखक ने हमारे देश की जनता को साहित्य के महत्व का ज्ञान कराया, साथ ही उनकी सोई हुई संवेदनाओं को भी जागृत किया था। राष्ट्रीयता एवं मानवीय मूल्यों की रक्षा करने में अनेक साहित्यकारों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। साहित्यकारों ने अपने राष्ट्रीय एवं नैतिक दायित्व को पहचाना तथा उसी के अनुसार कार्य किया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि साहित्यकार का सामाजिक उत्तरदायित्व होता है। यानी कि साहित्यकार का एक सामाजिक उत्तरदायित्व है कि साहित्य के जरिए जो है वो समाज को जागृत करना। समाज के हित की दृष्टि में लिखा गया साहित्य ही श्रेष्ठ साहित्य कहा जाता है। ऐसा साहित्य जो हमारे समाज के लिए सही हो, वही सही मायनों में एकदम सही होता है। अब अगला अनुच्छेद जो हमारे पास है वो है भारत में बाल मजदूरी की समस्या। बहुत बड़ी समस्या है और ये हम आए दिन देखते हैं। तो इसके बारे में हमें लगता है कि आप लोग बहुत अच्छे से लिख सकते हो, लेकिन आपको फिर से एक बंधन में बांधा गया है। वो बंधन है संकेत बिंदुओं का। क्या बाल मजदूरी का अर्थ क्या होता है, पहले आपको ये समझाना है। फिर बाल मजदूरी के कारण क्या होते हैं, किस कारण से छोटे छोटे बच्चे इन मजदूरी में लगते हैं। फिर तीसरा है बाल मजदूरी को दूर करने के उपाय, आप इन्हें किस प्रकार दूर कर सकते हैं। ये 3 संकेत बिंदुओं पर ही आप अपने अनुच्छेद को लिखेंगे। चलिए देखिए किस तरीके से लिख सकते हैं। आपने लिखा होगा, हम जानते हैं बिल्कुल सही होगा, लेकिन आप अगर उसमें से कुछ पॉइंट्स और ऐड करना चाहें तो आप इसकी मदद से वहां पे ऐड ऑन कर सकते हैं। बाल मजदूरी से तात्पर्य ऐसी मजदूरी से है जिसके अंतर्गत 5 से 14 वर्ष तक के बच्चे किसी संस्थान में कार्य करते हैं। इतने छोटे बच्चे जहां कार्य करेंगे वहां पर क्या आएगा, बाल मजदूरी आएगा। किसी के घर में, होटल में या किसी ऑफिस में अगर कार्य करते हैं तो जिस आयु में उन बच्चों को शिक्षा मिलनी चाहिए, उस आयु में वे किसी दुकान, रेस्टोरेंट, पटाखे की फैक्ट्री, हीरे तराशने की फैक्ट्री, शीशे का सामान बनाने वाली फैक्ट्री आदि में काम करते हैं। भारत जैसे विकासशील देश में बाल मजदूरी के अनेक कारण हैं। अशिक्षित व्यक्ति शिक्षा का महत्व ना समझ पाने के कारण अपने बच्चों को मजदूरी करने के लिए भेज देता है। बहुत बड़ा वर्ग हमारा अशिक्षित है, जो नहीं जानता कि शिक्षा का क्या पावर है, वो कितना ज़रूरी है हमारे लिए। तो फिर वो व्यक्ति जब जानता ही नहीं तो वो अपने बच्चों को क्या कहता है कि जाओ से मजदूरी करो। जहाँ मेरे 2 हाथ काम कर रहे हैं, तुम्हारे 2 हाथ काम करेंगे तो 4 हाथ मिलके ज़्यादा अर्निंग होगी। तो वो क्या करता है, अब अगर ये शिक्षा के महत्व को जानता होता
तो शायद वो ऐसा ना कहता कि पढ़ लिख लो तो हम दोनों मिलकर जितना काम करेंगे, तुम पढ़ने के बाद उससे ज्यादा 4 गुना कमा सकते हो। जनसंख्या वृद्धि बाल मजदूरी का दूसरा बड़ा कारण है। तो पहला था अशिक्षा और दूसरा है जनसंख्या। निर्धन परिवार के सदस्य पेट भरने के लिए छोटे छोटे बच्चों को काम पर भेज देते हैं। भारत में बाल मजदूरी की गंभीरता से नहीं लिए जाने के कारण इसे प्रोत्साहन मिलता है। अब यहाँ पर लोग इसे ज़्यादा गंभीरता से, या सरकार इसे गंभीरता से नहीं लेती है, इसलिए इसको प्रोत्साहन, क्योंकि ज़्यादा दंड प्रावधान नहीं है इसमें, और लोग जो है इसमें इतना ज़्यादा सीरियस भी नहीं है, अरे बच्चा है कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। देश में कार्य कर रही सरकारी, गैर सरकारी और निजी संस्थाओं की इस समस्या के प्रति गंभीरता नहीं दिखाई ही देती है। बाल मजदूरी की समस्या का समाधान करने के लिए सरकार कड़े कानून बना सकती है। समाज के निर्धन वर्ग को शिक्षा प्रदान करके बाल मजदूरी को प्रतिबंधित किया जा सकता है। जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण करके भी बाल मजदूरी को नियंत्रित किया जा सकता है। ऐसी संस्थाओं को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए जो बाल मजदूरी का विरोध करती है या बाल मजदूरी करने वाले बच्चों के लिए शिक्षा से जुड़े कार्यक्रम चलाती है। मतलब ऐसी संस्थाओं को हमें जो है मोटिवेट करना चाहिए जो बाल मजदूरी के रोकने के लिए कार्य करती है और जो गरीब लोग होते हैं उनको शिक्षा प्रदान। तो ये सब हम निराकरण कर सकते हैं बाल मजदूरी को रोकने के लिए। तो हमने बाल मजदूरी का अर्थ भी देख लिया, उसके कारण भी देख लिए, और सारी चीजें हमने देख ली और समाधान भी बता दिया। तो सभी कुछ किस तरीके से हम बांधेंगे ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा सांच को आंच नहीं, यानी सच्चाई को किसी भी प्रकार का डर नहीं होता है। इस सूक्ति यानी कि सांच को आंच नहीं पर आपको क्या करना है, फिर से एक अनुच्छेद लिखना है। संकेत बिंदु आपके सामने है, क्या दिया है, सत्य बोलने वाले का महत्व, यानी कि जो लोग सत्य बोलते हैं उनका क्या महत्व होता है। सत्य बोलने वालों के उदाहरण, आपको कुछ ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करने हैं कुछ लोगों के जो सत्य बोलते रहे हैं। सत्य ना बोलने का परिणाम, और साथ ही कुछ ऐसे भी उदाहरण देने हैं अगर हम सत्य ना बोलें तो उसके परिणाम क्या क्या हो सकते हैं, हम किस तरीके से फंस सकते हैं। तो देखिए क्या है, जो व्यक्ति सत्य बोलता है उस पर कोई आंच नहीं आती, अर्थात उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। सत्य बोलने वाले व्यक्ति की समाज में जीते जी बहुत प्रतिष्ठा होती है तथा मृत्यु के पश्चात उसके यश में और वृद्धि हो जाती है। महात्मा गांधी ने जीवन भर सत्य ही ईश्वर है के सिद्धांत को अपनाया। संसार के कई व्यक्तियों का यह मानना है कि संसार की हर सफलता को सत्य के बल पर प्राप्त किया जा सकता है। तो सबसे बड़ा उदाहरण हमारे गांधी जी थे, और ऐसे बहुत से और भी उदाहरण हैं। सत्य बोलने वालों को कदम कदम पर संघर्ष करना पड़ता है, किंतु अंत में विजय उसे ही प्राप्त होती है जो सत्य बोलता है। यह एक कटु सत्य है कि असत्य बोलने वालों को क्षणिक सफलता तो मिल जाती है, यानी कि जो लोग झूठ बोलते हैं उन्हें पल भर की सफलता जरूर मिलती है, किंतु उनका अंत बहुत बुरा होता है तथा अंततः पराजय का सामना उन्हें करना पड़ता है, यानी कि उन्हें कष्ट होता है और अंत में उनकी हार निश्चित है। इस विषय में सत्यवादी हरिश्चंद्र का जीवन साक्षात प्रमाण है, जिन्होंने सत्य की रक्षा के लिए अनेक कष्ट सहे किंतु सत्य को एक पल के लिए भी नहीं छोड़ा। अतः प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए, क्योंकि सत्य को अपनाकर ही हम अपने जीवन में शांति और संतोष प्राप्त कर सकते हैं। सत्य बोलकर हम इस समाज का कल्याण करने में अपनी सहायक भूमिका निभा सकते हैं। तो हमने सत्य का महत्व बताया, सत्य बोलने वालों के कुछ उदाहरण बताए जिनमें महात्मा गांधी और हरिश्चंद्र जी थे, और ना बोलने का परिणाम भी बताया कि मतलब हमें क्षणिक खुशी तो मिल जाती है लेकिन अंत बाद में हमें तकलीफ भी होती है और अंत में पराजय का सामना भी करना पड़ता है। तो इस तरीके से मतलब देखिए ज़्यादा लंबे लंबे नहीं लिखने हैं, अनुच्छेद है, अनुच्छेद बहुत लंबे नहीं लिखे जाते हैं, तो इन्हें इतनी ही क्वांटिटी, यानी कि इसकी मैक्सिमम 100 to 120 ही रहती है, ज़्यादा क्वांटिटी नहीं होती है, ये ध्यान रखिएगा। 9th-10th में इतने ही वर्ड लिमिट्स के अंदर हमें चलना होता है, तो बहुत ज़्यादा लंबा लिखने की कोशिश नहीं करिएगा, वरना एग्जामिनर आपके सारे पूरे अनुच्छेद को पढ़ेगा तक नहीं जहाँ वो देखेगा इतना लंबा है। नेक्स्ट है हमारा आज की बचत कल का सुख, यानी कि सेविंग, पावर ऑफ सेविंग। मतलब आज हम अगर बचत करेंगे तो ये हमें कल सुख प्रदान करेगा।
ये आपको एक्सप्लेन करना है। संकेत बिंदु दिए हुए हैं, बचत का अर्थ एवं स्वरूप, यानी जो हम बचत करते हैं उसका क्या अर्थ होता है और साथ ही उसका स्वरूप भी। दुखदायक स्थितियों में बचत का महत्व, यानी कि जब हम तकलीफ में होते हैं तब हमारी ये बचत काम में आती है। वर्तमान और भविष्य को सुरक्षित करना, जब हम बचत करते हैं तो हम अपना प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों ही बचाते हैं, इसलिए बचत बहुत जरूरी होती है। इन 3 पॉइंट्स पे आप इसे एक्सप्लेन करोगे। वर्तमान आय का वह हिस्सा जो तत्काल व्यय यानी कि खर्च नहीं किया गया और भविष्य के लिए सुरक्षित कर लिया गया, बचत कहलाता है। मतलब जितनी भी इनकम है, मान लीजिए आपको अभी प्रेजेंट टाइम में 2000 रुपीज पॉकेट मनी मिल रही है, तो आप उसमें से 500 रुपीज सेविंग में डाल देंगे और 1500 आप एक्सपेंड कर देंगे। आपको खर्च कर दिया, 500 रुपीज आपने क्या किए, वो सेव करके रख लिए। अब ये सेविंग कब काम आएगी, जब मान लीजिए फ्यूचर में आपको कोई, अब हर महीने आपने 500 आप सेव करते हुए चले, तो जाहिर सी बात है वो पैसा ज्यादा होगा ना। अब मान लीजिए आपने करीबन 8-9 महीने उस चीज को सेव कर लिया, कुछ टाइम बाद आपने कोई बहुत अच्छी सी वॉच देखी, ठीक है, हम लेना चाहते हैं, या आपने कोई बहुत अच्छा चीज़ देखी, एक्सपेंसिव है, तो आप अपने उन बचत के पैसे से यूज़ कर से अब चीज़ें कर सकते हैं। या कभी इन फ्यूचर कभी आपके फ्रेंड को कहीं या उसके घर में कोई प्रॉब्लम है, आप उन सेविंग के पैसे से उसकी मदद कर सकते हो। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप उन बचत से कर सकते हैं। पैसा सब कुछ नहीं रहा, परंतु इसकी ज़रूरत हमेशा सबको रहती है। मतलब हम जिसके पास पैसा नहीं हो तो समझ लीजिए वो व्यक्ति आज के समय में सरवाइव ही नहीं कर सकता। तो पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हर तरफ पैसों का बोलबाला है, क्योंकि पैसों के बिना कुछ भी नहीं है। आज जिंदगी और परिवार चलाने के लिए पैसे की ही अहम भूमिका होती है। आज के समय में पैसा कमाना जितना मुश्किल है, उससे कहीं अधिक कठिन है पैसे को अपने भविष्य के लिए सुरक्षित बचाकर रखना, क्योंकि अनाप शनाप खर्च और बढ़ती महंगाई के अनुपात में कमाई के स्रोतों में कमी होती जा रही है। यानी कि क्या हो रहा है, हमारे पास अर्निंग के जो सोर्सेज हैं वो बहुत ही कम होते चले जा रहे हैं। इसीलिए हमारी आज की बचत ही कल हमारे भविष्य को सुखी और समृद्ध बना सकने में अहम भूमिका निभाएगी। जीवन में अनेक बार ऐसे अवसर आ जाते हैं जैसे आकस्मिक दुर्घटनाएं हो जाती हैं, रोग या अन्य शारीरिक पीड़ाएं घेर लेती हैं, तब हमें पैसों की बहुत आवश्यकता होती है। यानी कि कोई एक बैग, बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं कि हमको पैसे की ज़रूरत पड़ जाती है। आप अपने घर में भी ये चीज़ देखते होंगे कि एक दिन मान लीजिए कोई बीमार पड़ गया, उसके लिए किसी का एक्सीडेंट हो गया, या कहीं हमें कुछ पारिवारिक ही कोई मसला खड़ा हो गया, तो हमें वहाँ पर पैसे देने, तो ये सब चीज़ें हमें पैसे ज़रूरत पड़ते रहते हैं। तब हमें पैसों की बहुत आवश्यकता होती है। यदि पहले से बचत ना की गई हो तो विपत्ति के समय हमें दूसरों के आगे हाथ फैलाने पड़ सकते हैं। हमारी आज की छोटी छोटी बचत या धन निवेश ही हमें भविष्य में आने वाले तमाम खर्चों का मुफ्त समाधान कर देती है। आज की थोड़ी सी समझदारी आने वाले भविष्य को सुखद बना सकती है। बचत करना एक अच्छी आदत है जो हमारे वर्तमान के साथ साथ भविष्य के लिए भी लाभदायक सिद्ध होती है। किसी जरूरत या आकस्मिक समस्या के आ जाने पर बचाया गया पैसा ही हमारे काम आता है। संक्षेप में कह सकते हैं कि बचत करके हम अपने भविष्य को संवार सकते हैं। तो बचत बहुत जरूरी है, चाहे हम कह रहे हैं बहुत ज्यादा नहीं करिए, थोड़ी थोड़ी ही करिए, तो वो थोड़ी थोड़ी बचत ही बहुत हो जाती है। अब हमारे यहाँ अनुच्छेद तो खत्म हो गए, अब हमारे पास था पत्र। ठीक है, पत्र हमने दिए थे आपके पास, तो उनको सबसे पहले, अब आपको ये पता है कि पत्र 2 तरीके होते हैं, औपचारिक, अनौपचारिक। अब इन दोनों ही पत्रों को आपको मैं समझा चुकी हूँ, फॉर्मेट कैसा रहता है, क्या रहता है, तो आपने अब तक लिख लिया होगा। अगर कहीं मिस्टेक करी है तो आप यहाँ से उसको मिलाते हुए चलेंगे। ध्यान रखिए, फॉर्मेट इज कंपलसरी, वर्ड लिमिट इज कंपलसरी, वर्ड लिमिट्स का ध्यान रखना है, फॉर्मेट का ध्यान रखना है। जो पूछा गया है वो पूरी तरीके से पत्र में आना ही चाहिए। ग्रामेटिकल मिस्टेक ना के बराबर करिए। अगर आप ये सारी चीज़ें करेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलते हैं लेटर में। स्वच्छ भारत अभियान को सफल बनाने की अपील करते हुए किसी राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखिए। जब आपने प्रश्न पढ़ा तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये औपचारिक पत्र है या अनौपचारिक। तो ये एक क्या है, संपादकीय पत्र है।
संपादकीय पत्र हमारा हमेशा क्या रहता है, एक औपचारिक पत्र रहता है, यानी कि हम एक ऐसी संस्था को, किसी संस्था को लिख रहे हैं तो वो होता है हमारा औपचारिक पत्र। तो इसको कैसे लिखेंगे देखिए। अब यहां पर बहुत सारी समस्याएं आती हैं, ये हमने देखा भी है, हमने कमेंट बॉक्स में भी बच्चों को देखा था कि कई प्रश्न रहते हैं इससे रिगार्डिंग, कि जब हम लेटर शुरू करते हैं तो कई जगह लिखा रहता है परीक्षा भवन दिल्ली और सेवा में। तो ये परीक्षा भवन दिल्ली क्या होता है भाई? परीक्षा भवन दिल्ली एक इमारत का नाम है। क्लियर? अब परीक्षा भवन दिल्ली में हम यहाँ पे हमें इस इमारत का कोई काम नहीं, क्योंकि जब हम लेटर शुरू कर रहे हैं, औपचारिक पत्र खास तौर से, तो हम जिस व्यक्ति को पत्र भेज रहे हैं हम उसका पता लिखते हुए करते हैं। अब ये जो हम अगर इनका अखबार का ये ऑफिस, ये जो पेपर, जिस अखबार को हम लिख रहे हैं, इसका ऑफिस अगर परीक्षा भवन में होता तो हम जरूर यहाँ पे लिख देते, लेकिन शुरू हम कहाँ से करते? संपादक महोदय नवभारत टाइम्स परीक्षा भवन नई दिल्ली, हम ऐसे करते, ऊपर नहीं आएगा परीक्षा भवन नई दिल्ली। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं हुई, बहुत सारे मैं खुद भी कॉपी चेक करती हूँ, या कई जगह मैंने कमेंट बॉक्स में भी देखा है, बच्चे सबसे पहले ऊपर लिख देते हैं परीक्षा भवन दिल्ली। वाई? इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ये एक इमारत का नाम है, यहाँ पे ये चीज नहीं लिखी जाती है, ये ध्यान रखिएगा। अब दूसरा जो पॉइंट आता है वो यहाँ पे आता है सेवा में लिखने का। ये कब लिखा जाता है और कब नहीं? आप लोग क्या करते हैं कि सारे औपचारिक पत्रों में सेवा में लिख देते हैं, ऐसा नहीं करते हैं। पहली चीज, सेवा में इस शब्द को हम तभी इस्तेमाल करते हैं जब हम किसी संस्था की सेवा में हों। ये दो ही कंडीशन में होता है। पहली कंडीशन, एक तो हमारा स्कूल कॉलेज जहां हम पढ़ते हैं, दूसरा अगर हम किसी कंपनी में कार्यरत हैं और वहां पर हम पत्र लिख रहे हैं, तो इन दो कंडीशन में ही हम सेवा में लिखते हैं। बाकी किसी संस्था में हमको सेवा में लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ये चीज अच्छे से ध्यान रखिएगा। तो यहां पर ये जो हम संपादक महोदय को पत्र लिख रहे हैं, हम इनके अखबार में काम नहीं करते हैं, तो वह हम यहाँ पे सेवा में नहीं लिखेंगे, सिंपल सी चीज। तो हमने यहाँ सेवा में नहीं लिखा। अब आगे आते हैं, तो इसको हम शुरू कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं, हम जिसको पत्र लिख रहे हैं उसका नाम हम नहीं जानते, वो हमारे लिए अनजान व्यक्ति है, तो हम उसके पद नाम से लिखना शुरू करेंगे, यानी कि संपादक महोदय। तो पत्र किसको लिख रहे हैं? हम संपादक को लिख रहे हैं, उनका नाम नहीं जानते, तो सीधे सीधे हम ऐसे लिखेंगे संपादक महोदय। फिर उसके बाद जो कहां पर वो कार्यरत है, नवभारत टाइम्स में है, वो कहां पर है? दिल्ली में है। सिंपल, बस, इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं लिखना। फिर उसके बाद हम आते हैं, औपचारिक पत्रों में विषय का होना अत्यंत आवश्यक है। क्यों है? जब हम किसी संस्था में पत्र लिखते हैं तो वहां पर सिर्फ हमारा पत्र नहीं जा रहा, बहुत सारी तादाद में पत्र आता है, तो अब उसमें अलग अलग विभाग होते हैं, ठीक है। तो अब सबसे पहले हमने पत्र लिखा, तो अगर जिसने पत्र लिया है, अगर उसने सबसे पहले विषय पढ़ लिया, तो वो उस विभाग को ट्रांसफर कर देता है। इसीलिए क्योंकि वहां पे इतने सारे लोग, इतने सारे आते हैं, तो सबके पास इतना समय थोड़ी ना होता है कि वो वहां बैठकर एक एक पत्र को पूरा पूरा पढ़े। उन्होंने विषय देखा और उसके रिगार्डिंग उस विभाग में उसको भेज देते हैं। तो यहाँ पर इसीलिए पत्र विषय लिखा जाता है। जैसे यहाँ पर विषय है स्वच्छ भारत अभियान के संबंध में, क्योंकि उसी को सफल बनाने के लिए तो स्वच्छ भारत। फिर हम शुरू करते हैं, जिसको भी पत्र लिख रहे हैं, महोदय, मान्यवर, बहुत ही सम्माननीय शब्दों के साथ शुरू करेंगे। फिर है, इस पत्र के माध्यम से मैं आपके लोकप्रिय समाचार पत्र के माध्यम से समाचार के सभी लोगों का ध्यान, समाज के सभी लोगों का ध्यान भारत सरकार के स्वच्छ भारत अभियान की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं, जिससे इसमें अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी संभव हो सके। गांधी जी की 145वीं जयंती के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस अभियान का आरंभ की घोषणा की। यह अब तक सबसे बड़ा स्वच्छता अभियान है। इस अभियान को पूरा करने के लिए 5 वर्ष यानी कि 2 अक्टूबर 2019 तक की अवधि निश्चित की गई है और इस पर लगभग 2 लाख करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है।
हम सभी भारतीयों का कर्तव्य है कि हम इस अभियान को सफल बनाने में अपना सक्रिय योगदान दें। अच्छी आदतों को अपनाने में यदि थोड़ा अधिक समय भी लगे तो चिंता की कोई बात नहीं है, लेकिन किसी भी स्थिति में इसे नजरअंदाज करना उचित नहीं है। यह अभियान व्यक्तिक एवं सामाजिक दोनों स्तरों पर अत्यधिक लाभप्रद है। अतः मेरी सभी से अपील है कि इस अभियान को सफल बनाने के लिए स्वयं को, अपने घर को, अपने पड़ोस को, अपने मोहल्ले को, अपने जिले को, अपने राज्य को और अपने देश को स्वच्छ रखें। धन्यवाद। भवदीय काका। बहुत सी कॉपीज में देखती हूं मैं नीचे काका काका लिख दिया। काका काका कभी मत लिखिएगा, आप अपना नाम ही लिखिएगा। फिर उसके बाद आती है दिनांक। दिनांक ध्यान रखिए, जिस भी दिनांक को आप पत्र लिख रहे हैं दिनांक वही जाएगी, कोई इधर उधर की डेट आप मत डालिएगा। नेक्स्ट लेटर आता है हमारा, दिल्ली में महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराधों के कारणों की प्रशासन का ध्यान दिलाने हेतु किसी प्रसिद्ध समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखिए। अब यहाँ पे फिर एक हमारे पास संपादकीय पत्र है, मगर हमारा विषय बदल चुका है। उसको देखिए कैसे लिखेंगे। संपादक महोदय, हिंदुस्तान, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली। देखिए कैसे लिखा जा रहा है एड्रेस, इसी तरीके से लिखेंगे। कोई भी परीक्षा भवन या सेवा में जैसे शब्दों का इस्तेमाल मैंने नहीं किया है। विषय है महिलाओं के प्रति बढ़ रहे अपराधों के संदर्भ में। महोदय, मैं आपके समाचार पत्र के माध्यम से दिल्ली प्रशासन का ध्यान महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराधों की ओर आकर्षित करना चाहती हूँ। कृपया इसे प्रकाशित कर मुझे कृतार्थ करें, क्योंकि संपादक को हम पत्र इसीलिए लिखते हैं कि हमारे पत्र अखबार में छप सकें, क्योंकि अखबार में एक पेज होता है जिसे बोलते हैं हम संपादकीय पृष्ठ पर ही संपादक के नाम पत्रों को छापा जाता है। आप सभी न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, इस चीज से वाकिफ होंगे। आजकल दिल्ली विविध प्रकार के अपराधों का केंद्र बनती जा रही है। यह शिक्षा एवं जीविका की सुविधाओं का केंद्र है, जहां सभी छोटे बड़े शहरों में लड़कियां अपना जीवन संवारने के उद्देश्य से आती रहती हैं। अब लड़कियां यहां पर अपने को सुरक्षित नहीं महसूस कर पा रही हैं और ना तो उनके माता पिता ही उनकी सुरक्षा को लेकर आश्वस्त हो पाते हैं। दिनों दिन यहां अपराध की संख्या बढ़ती जा रही है। छेड़खानी की घटनाएं तो आम बात हो रही गई है। महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों का एक कारण फिल्में या टीवी धारावाहिक भी हैं। दूसरा कारण सामाजिक सुरक्षा तथा न्याय व्यवस्था में चूक है। अपराधियों को पता होता है कि उनका कुछ नहीं बिगड़ सकता। लूटपाट, हत्या और छेड़छाड़ कुछ हो, कोई गवाही देने को तैयार नहीं होता। लोग कोर्ट कचहरी से डरते हैं। ऐसे डरपोक समाज का फायदा उठाते हुए कुप्रवृत्ति वाले लोग गलत काम करने से बाज नहीं आते। प्रशासन को इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। प्रशासन की ओर से ऐसी हरकत करने वालों पर सख्त निगरानी रखी जाए और सभी पहलुओं पर विचार करते हुए एक मानक तैयार किया जाए। धन्यवाद सहित। भवदिया। काका की जगह अपना नाम आप देंगे, फिर दिनांक आप डालेंगे। जो भी डेट को आप ये लेटर लिख रहे हो वही डेट पड़ेगी। नेक्स्ट लेटर आते हैं, आपके विद्यालय में होने वाले वार्षिक उत्सव में आपको पुरस्कृत किया जाएगा। आप चाहते हैं कि पिताजी भी इसी देखें। पिताजी को बुलाने के लिए एक पत्र लिखिए। अब यहाँ पर ये पत्र क्या है? अनौपचारिक पत्र है, क्योंकि ये पत्र हम उनको लिख रहे हैं जिनको हम जानते हैं, यानी कि हमारे पिताजी। हम जब अपने रिश्तेदारों, मित्र और अपने जान पहचान के लोगों को जब पत्र लिखते हैं तो वो हमेशा अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत आता है। तो यहाँ हम अपने पिताजी को पत्र लिख रहे हैं। अब ध्यान दीजिएगा, इसका फॉर्मेट चेंज होगा। अभी तक जब हम औपचारिक पत्र लिख रहे थे तो सबसे पहले हम किन के बारे में लिख रहे थे? जिनको हम पत्र भेज रहे थे। लेकिन जब हम अनौपचारिक पत्र लिखते हैं तो सबसे पहले हम अपना एड्रेस लिखते हैं, जहां हम रह रहे हैं। ठीक है, जहां पर हम रहते हैं। पलट जाता है चीज। औपचारिक पत्र में जो चीज नीचे रहती है, अनौपचारिक में वो ऊपर आ जाती है। तो हम अपने बारे में लिखते हैं, हम रहते हैं तिलक नगर, नई दिल्ली में। दिनांक जो वहां नीचे पड़ती है यहां पर ऊपर आ जाती है। पूज्य पिताजी, सादर चरण स्पर्श। अब पिताजी को लिख रहे हैं, जाहिर सी बात है कि अगर बॉयज लिख रहे हैं तो चरण स्पर्श, अगर गर्ल्स लिख रही हैं तो सादर प्रणाम लिख सकती हैं। आपका स्नेह सिक्त पत्र यथा समय प्राप्त हो गया था। कार्य की व्यवस्था के कारण पत्रोत्तर में विलंब के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ।
वस्तुतः पिछले 1 माह से हम विद्यालय के वार्षिकोत्सव की तैयारी में लगे हुए थे। कल ये वार्षिकोत्सव आयोजित किया जाना है, क्योंकि आप एनुअल फंक्शन में अपने पापा को बुलाना चाहते हैं, उसके लिए लिख रहे हैं। कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। अब कार्यक्रम कल होना है तो आप उनको पूरा विवरण दे रहे हैं कि कैसे कैसे होगा। पहला पॉइंट है, गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी विद्यालय को दुल्हन की तरह सजाया जाएगा। इस अवसर पर माननीय शिक्षा निदेशक तथा अनेक गणमान्य अतिथि उपस्थित होंगे। दूसरा है, सरस्वती वंदना के साथ वार्षिकोत्सव के कार्यक्रम का शुभारंभ होगा। इसके पश्चात प्रधानाचार्य अतिथियों का हार्दिक स्वागत करते हुए वर्ष के दौरान प्राप्त हुई स्कूल की उपलब्धियों का उल्लेख करेंगे। फिर सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे। इसके अंतर्गत लोक नृत्य, लोकगीत, मूक अभिनय तथा नाटक आदि प्रस्तुत किए जाएंगे। नाटक ही सांस्कृतिक कार्यक्रम का सबसे प्रमुख आकर्षण होगा। अधिकार का रक्षक नामक इस नाटक के प्रमुख पात्र सेठ घनश्याम दास का अभिनय मैं कर रहा हूं। यानी कि आप एक नाटक में पार्ट ले रहे हैं, इसीलिए आप अपने पापा को बुला रहे हैं कि वो वहां पर आए। इस अवसर पर कला प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाएगा। इस प्रदर्शनी में नन्हे-मुन्ने कलाकारों के चित्रों को भी प्रदर्शित किया जाना है। सांस्कृतिक कार्यक्रम के बाद मुख्य अतिथि माननीय शिक्षा निदेशक विद्यालय की गतिविधियों में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को पारितोषिक प्रदान करेंगे। पुरस्कार पाने वालों में मैं भी शामिल रहूंगा, इसलिए मैं चाहता हूं कि इस अवसर पर आप भी उपस्थित रहें। शेष सब कुशल है। मेरे मित्र भी आपको अपना अभिवादन भेज रहे हैं। माता जी को मेरा प्रणाम कहिएगा। आपका पुत्र काका। तो अब आपका जो नाम है उसे लिखेंगे। तो अब आपको यहाँ पे समझ में आ गया कि आप जब औपचारिक पत्र लिखेंगे तो उसका फॉर्मेट क्या रहेगा। तो अगला जो पत्र है हमारा वो क्या है, अपने छात्रावास के जीवन का वर्णन करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए। अब यहाँ हम किसको पत्र लिख रहे हैं, अपने मित्र को पत्र लिख रहे हैं। तो जब हम मित्र को पत्र लिखते हैं तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, वो हमारा पत्र हो जाता है अनौपचारिक पत्र। तो फॉर्मेट अभी हमने आपको बताया था ना, पिताजी को पत्र, तो फॉर्मेट वही रखना है। यानी कि सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, आप अपना पता लिखेंगे। हम पत्र लिख रहे हैं तो हम अपना पता लिखेंगे सबसे पहले। उसको कैसे, ये देखिए, पहाड़गंज, नई दिल्ली। जरूरी नहीं कि आप पूरा एड्रेस लिखो, आपका मकान नंबर, गली नंबर, मोहल्ला, आपका एरिया, सब कुछ, ऐसा जरूरी नहीं। आपको इनिशियल एड्रेस देना होता है। हम पूरा एड्रेस तब देते हैं जब हमें पोस्टल वे से कोई चीज मंगानी हो तब, नहीं तो हम ऐसे किसी भी कंडीशन में अपना पूरा एड्रेस नहीं देते हैं। फिर आते हैं दिनांक, हमने डाल दी। फिर क्या है, प्रिय मित्र, सा स्नेह नमस्ते। अब हमारा मित्र है तो उसका आप नाम लेते हुए भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तुम्हारा लिखा हुआ पत्र क्या मिला, मानो तुम स्वयं मिल गए। उत्तर में देरी के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। तुमने छात्रावास के जीवन के बारे में पूछा है। सच बात तो यह है कि यहाँ के आनंद का वर्णन कर पाना कठिन है। छात्रावास मतलब हॉस्टल का जीवन। हमारे छात्रावास का भवन बिल्कुल नया है। यह साफ सुथरा, विशाल तथा सुंदर है। चारों ओर पेड़ ही पेड़ हैं तथा दोनों ओर खुले लॉन हैं। सूर्योदय से पूर्व प्रातः 5 बजे ही हमें जगा दिया जाता है। हॉस्टल लाइफ में बहुत सुबह जागना पड़ता है। हम शौच आदि से निवृत्त होकर उद्यान में घूमने चले जाते हैं। वहां योगासन, व्यायाम आदि करने के बाद दौड़ भी लगाते हैं। वापस आकर हम दंत मंजन, स्नान आदि से निवृत्त होकर नाश्ता करते हैं। हमारे छात्रावास के संरक्षक श्री रामेश्वर जी बहुत ही हंसमुख एवं उदार हृदय के व्यक्ति हैं। यदि किसी छात्र से कोई भूल भी हो जाए तो वे हंसी हंसी में समझा देते हैं। मैंने उन्हें कभी क्रोध करते नहीं देखा। हर एक को प्रसन्न रखने तथा प्रत्येक व्यक्ति को मित्र बनाने की कला उन्हें खूब आती है। हमारे छात्रावास का भोजन बहुत उत्तम एवं पौष्टिक होता है। महीने में एक दिन रात्रि के समय हमारे छात्रावास में विनोद सभा अवश्य होती है। विनोद सभा मतलब हम हास्य परिहास करते हुए हंसी मजाक करने वाली सभा। इसमें हम लोग कविता, कहानी, चुटकुले, गजल, कभी गीत गाते के साथ साथ नृत्य भी प्रस्तुत करते हैं। तो ये क्या होता है, एक इंटरेक्शन हो जाता है। हंसी मजाक करते हुए सारी चीजों को अपनी अपनी जो खूबियां हैं वो सारी बताई जाती हैं। अधिक विस्तार से फिर कभी मिलने पर बताऊंगा। तुम्हारा स्नेही या तुम्हारा मित्र, तुम्हारा परम मित्र, कुछ भी आप लिख सकते हैं और एंड में अपना नाम दे देंगे। तो इस तरीके से हमारा औपचारिक और अनौपचारिक दोनों पत्र लिखे जाएंगे। आप सभी को यहाँ समझ में आ चुका होगा कि किस तरीके से हमने यहाँ पर कार्य किया है। हमारा जैसे चैनल है मैग्नेट ब्रेन्स,
तो ये आपके लिए बहुत कुछ लेकर आता है, लेकिन ये सभी रहता है सीबीएसई इंग्लिश मीडियम के लिए। तो हमारे प्यारे बच्चे हिंदी मीडियम के भी हैं, तो उनके लिए हम क्या लेकर आएंगे? उनके लिए हम लेकर आते हैं हमारा नया चैनल। हमारा नया चैनल है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। तो इस चैनल पर हिंदी मीडियम्स के सभी बच्चों का जितना भी कंटेंट है वो आपको प्रोवाइड कराया जाता है। तो आपकी पहचान में अगर कोई ऐसा है जो हिंदी मीडियम में पढ़ता है तो उन्हें बताइए कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपनी पढ़ाई में अगर उन्हें कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है, कोई चीज़ जानना चाहते हैं, तो यहाँ पर उनकी सभी समस्याओं का निराकरण उन्हें मिल जाएगा। हमारे चैनल पर सारा ही कंटेंट आपको अरेंज मिलता है, जहाँ पर आपको एक टॉपिक देखने के बाद दूसरे टॉपिक के लिए बिल्कुल भी परेशान नहीं होना पड़ता है। इसीलिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए, इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।